Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीबॉडी, मैं जुल्फ़िकार हूँ और इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। मैं करीब 15 वर्षों से आप लोगों की सेवा में हूँ। पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, लेकिन आप लोगों की सेवा में हूँ 15 वर्ष से, क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अच्छा, तो हमारा सेशन आज है कि इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ें, मतलब यूपीएससी के लिए अप्रोच क्या रहनी चाहिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, क्या एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, क्या सोर्सेज कंसल्ट करें और क्या ब्रॉड अप्रोच रखें, क्या स्ट्रेटजी रखें, ये सारे इशूज़ हम डिस्कस करेंगे अभी। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट्स हैं, अभी तक जो प्रॉब्लम्स आई हैं पढ़ने में, वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें हम शुरू करेंगे रेलिवेंस से कि यूपीएससी में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी इसका सिलेबस कोई वेल डिफाइंड नहीं होता इन जनरल, तो मतलब रेलिवेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब आपको रेलिवेंस कैसे पता चलेगी, बताइए। दो चीज़ें हैं रेलिवेंस के लिए, एक तो है सिलेबस और दूसरा क्या है बताइए, क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो सिलेबस, अब जब सिलेबस की बात करते हैं तो कौन सा सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स का या मेंस का? मेंस का नहीं, प्रीलिम्स का सिलेबस तो बस एक इंडियन इकोनॉमी और बस एक लाइन में लिख दिया गया है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। प्रीलिम्स का आपको आइडिया लगाना पड़ेगा रेलिवेंट क्या है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स का सिलेबस जो है बहुत वेग है और कुछ भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। तो मतलब मेन, लेकिन पूछते क्या है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। देखिए, ओवरऑल प्रीलिम्स हो या मेंस हो, किसी भी सब्जेक्ट में यूपीएससी की डिमांड ये होती है कि जो भी इश्यूज चल रहे हैं, जो आर्थिक मुद्दे हैं देश में विदेश में, उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जो आम जनता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेन फोकस है सोशल इंपैक्ट पे, मतलब जनता पे दीर्घकालिक प्रभाव, जो वो समझ में आना चाहिए बस। उससे रिलेटेड जो सरकार की नीतियां हैं आर्थिक विकास से संबंधित, जो कि जनता के जीवन स्तर को सुधारने के संबंधित जो भी नीतियां हैं, उनका पता होना चाहिए कि क्या नीतियां हैं। और नीति जो होगी, कुछ ना कुछ समस्या होगी, उसे दूर करने के लिए होगी। क्या समस्या है, क्या नीतियां हैं, और उसमें किस हद तक वो नीतियां सक्रिय हैं, या अगर कोई समिति बनी है उसमें किसी, तो विशेषज्ञों ने क्या बोला है उसमें, और सरकार ने क्या नीति अपनाई है, और उसमें क्या कमी रह गई और क्या करना चाहिए। तो मेन फोकस किस पर है कि जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पर है, उस क्षेत्र से संबंधित कि इकोनॉमिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या मुद्दे हैं। अब अंडरस्टैंडिंग होने के लिए, आर्थिक मुद्दों के लिए आपको तो एबीसी पता होना आवश्यक है। अगर हम कहें कि करंट पे बेस क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लो तो उससे काम चल जाएगा? नहीं, जब तक आपको एबीसीडी नहीं पता होगी तब तक आप सही से समझ नहीं सकते क्वेश्चन को। तो इसलिए बस रिक्वायरमेंट बस दो हैं। पहले तो किसी भी सब्जेक्ट की आपको एबीसीडी पता होनी चाहिए। जैसे अब एबीसीडी मान लीजिए, कोई अगर क्वेश्चन अगर मान लीजिए मौद्रिक नीति पे है, तो कम से कम आपको सीआरआर एसएलआर रेपो रेट का अंतर पता होना चाहिए। या किसी भी टॉपिक पे है, अगर जो भी मान लीजिए डब्ल्यूटीओ से है, तो सब कम से कम बेसिक डब्ल्यूटीओ का पता होना चाहिए, एबीसीडी के क्या समझौते हैं, किससे संबंधित है, और फिर उसके बाद भारत का क्या उसमें मतलब स्टैंड है। तो सब बस दो चीजें ध्यान रखनी है आपको, मतलब करनी है। एक तो एबीसीडी पता हो किसी भी सब्जेक्ट की, और दूसरा फिर उससे जो मुद्दे हैं, जो न्यूज़पेपर में आप जो पढ़ रहे हो, उससे लिंक करो, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिकल अप्लाइड एस्पेक्ट के आ रहे हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है। देखिए, यहाँ पे रिक्वायरमेंट रिसर्च की है क्या? रिसर्च की नहीं है। आजकल क्वेश्चन पेपर बल्कि जनरल होता चला जा रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा डीप तो और आपको एनालिसिस, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें रिसर्च की जरूरत नहीं है। बस एक ब्रॉड आइडिया होना चाहिए बेसिक, और जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों है, क्या है। जो न्यूज़पेपर में जो भी आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसे कनेक्ट करें, कि मतलब ये बेसिक से कनेक्ट करें, और उस पर सोचना इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को इंटरलिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेंस में एक चीज़ और हो गई है कि जो टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है, देखिए इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, अभी जैसे सर ने भी बताया, कुछ के मतलब सब्जेक्ट अलग अलग नहीं रहे हैं, अभी पूरी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हो गई है। तो कोई भी टॉपिक है उसके कई जो है वो परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं। तो हर डायमेंशन से आपको सोचना है कि उसमें क्या क्या मतलब इकोनॉमिक डायमेंशन हो सकता है, या एनवायरमेंटल हो सकता है, या पॉलिटिकल डायमेंशन हो सकता है, या सोशल डायमेंशन हो सकता है। उन सबको मतलब एक वाइड मतलब उससे सोचना है, पर्सपेक्टिव से। अब ये कैसे आएगा? ये आएगा सोचने से, लिंक करने से। तो पढ़ने के साथ साथ लिंक भी करना होगा चीज़ों को। तो हम पहले प्रीलिम्स की बात कर रहे थे, रेलिवेंस की। तो प्रीलिम्स में जो रेलिवेंट जो है वो उसमें थोड़ा सा वाइड है, तो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा का मतलब है कि एक बेसिक इकोनॉमिक्स का बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए।
और इसके अलावा क्वेश्चंस आपको देखने होंगे और कम से कम 15-20 वर्षों के क्वेश्चंस आप देखो। और बेटर क्या है क्वेश्चन किस तरह से देखो कि जैसे आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखो तो ज्यादा अच्छा है। जो कुछ मार्केट में मिलते हैं इस तरह के जो सेक्शन वाइज बांट दिए उन्होंने, जैसे मान लिया आप मुद्रा बैंकिंग संबंधी पढ़ रहे हो तो मुद्रा बैंकिंग से संबंधित देख लो क्वेश्चन, देखो आप कितने आए हैं, या आप आर्थिक नियोजन से संबंधित देख रहे हो तो उसके क्वेश्चन देख लो, या समावेशी विकास या रोजगार बेरोजगारी निधनता से संबंधित देख रहे हो तो उससे संबंधित क्वेश्चन आप देख लो, या बाह्य क्षेत्र से संबंधित आप देख रहे हो जैसे WTO या भुगतान संतुलन या परिवर्तनीयता तो उससे संबंधित आप FDI उससे संबंधित क्वेश्चन देखो तो उससे रेलिवेंस आएगा। तो पहला तो ये कि रेलिवेंस प्रीलिम्स के लिए। अब दूसरी बात करते हैं रेलिवेंस मेंस के लिए। तो मेंस के लिए रेलिवेंस के लिए सिलेबस है और ओब्वियसली क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मेंस के लिए सिलेबस इंपॉर्टेंट है या नहीं है? मतलब जैसे मैंने बताया प्रीलिम्स में तो बहुत ही कम दे रखा है, बहुत ही वीक दे रखा है, एक लाइन में इकोनॉमी और उसके संबंधित मुद्दे दे रखे हैं सारी चीजें। तो मेंस में सिलेबस इंपॉर्टेंट है नहीं है? मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप देखो मैंने करीब मतलब 6 वर्ष के जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से एनालिसिस करो 90% क्वेश्चन सिलेबस से मिलते जुलते हैं। इसका मतलब मेंस के लिए तैयारी और आसान हो गई क्योंकि बिल्कुल पता है कि ये आना ही आना है। अब सिलेबस में देखिए आधा सिलेबस से लगभग ऑलमोस्ट 40% सिलेबस में कृषि से संबंधित मुद्दे लिखे हुए हैं और अब देखो हर बार कम से कम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 4 आ जाते हैं कृषि से। तो इसका मतलब जितने भी टॉपिक लिखे हो आप देखो जो भी क्वेश्चंस आए उन टॉपिक से रिलेटेड ही आए हैं। और इसके अलावा बाकी वो टॉपिक जो है वो तो देखना ही है आपको। तो हर टॉपिक पे आपको ये सोचना है कि ये एक टॉपिक है कृषि का, जैसे एग्रीकल्चर सब्सिडीज है तो अब इस पे क्या पूछ सकते हैं। तो मेंस की तैयारी बहुत आसान है। कैसे है कि क्वेश्चन आपको पता है, आप एक बार एनालिसिस कर लो, अभी हम ब्रीफ में देख लेंगे कुछ क्वेश्चंस को। तो 80 to 90% इकोनॉमिक्स में तो 90% क्वेश्चन उन टॉपिक से रिलेटेड आए हैं और जो 10% जो वो भी इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं वो किससे हैं? वो जो अप्लाइड करंट इश्यूज जो भी चल रहे हैं वो उससे आए हैं। तो मतलब अब उसे क्वेश्चन को मेंस के लिए जो है आपको सिलेबस जो है वो एकदम रटा होना चाहिए। तो एक तो पहली बात ये है कि मेंस का सिलेबस तो आप अपने टेबल के सामने लगा लो और वो एकदम रटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सिलेबस आपके माइंड में होगा तो जब आप कोई न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको भी पता चल जाएगा ये रेलिवेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है न्यूज़पेपर में कि समय बहुत लग जाता है, अब उसमें बहुत कुछ पढ़ने लग जाते हैं हम, तो इसमें हम मेंस में बहुत टू द पॉइंट हो सकते हैं। और तो उसके लिए आपको अगर सिलेबस माइंड में होगा तो आपको पता है अच्छा इससे संबंधित जैसे मान लीजिए मेंस में क्या क्या टॉपिक हैं जैसे मेजर, देखिए सबसे बड़ा तो टॉपिक है कृषि से संबंधित। तो कृषि के तो बहुत सारे रिलेटेड टॉपिक हैं जैसे भूमि सुधार है, भू सुधार है, इसके अलावा सब्सिडीज है, कृषि एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं, इसके अलावा जो PDS है, खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी, इसके अलावा कृषि विपणन है, उसमें समस्याएं APMC, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, विपणन से संबंधित हो गया, विपणन से संबंधित समस्या हो गई। उसके बाद और क्या टॉपिक हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग है, पशुपालन से संबंधित है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का नहीं बल्कि उससे रिलेटेड एक टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। इसके अलावा और क्या टॉपिक है कृषि में? मतलब MSP से संबंधित नीति, जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, खरीद नीति है, ये है। तो कृषि, एक तो कृषि वाला टॉपिक हो गया बेस में। दूसरा जो मेन एक हो गया टॉपिक वो है उसमें जैसे आर्थिक नियोजन से संबंधित प्लानिंग, और इसके अलावा जो बेरोजगारी निधनता और सामाजिक मुद्दे, जैसे इसमें समावेशी विकास एक सेक्शन ही हो गया। एक सेक्शन हो जाएगा इसमें कि जो आधारभूत ढांचे से संबंधित या आधारिक संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और PPP, इससे क्वेश्चन निरंतर आ रहे हैं। इसके अलावा जो मतलब औद्योगिक नीति अलग से लिखा हुआ है, आर्थिक सुधार और औद्योगिक नीति, तो औद्योगिक नीति से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा एक हम कह सकते हैं मिसलिनियस में जिसमें बाह्य क्षेत्र से WTO से संबंधित, बल्कि ये पेपर 2 में लिखा हुआ है जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है, तो ये हो गया। तो इसमें मतलब आप 4-5 एरिया में बांट लो। अब क्या होगा कि ये पता चल जाएगा अच्छा ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, और जब न्यूज़पेपर में पढ़ोगे आप तो डायरेक्टली उससे कोरिलेट कर सकते हो। तो मेंस में बहुत ही आसान है। अच्छा अब इसमें क्वेश्चन कैसे देखना है कि मान लीजिए जितने भी टॉपिक हैं, मान लीजिए जैसे इकोनॉमिक्स पेपर 3 में मान लीजिए 20 टॉपिक हैं। अब 20 टॉपिक में मान लीजिए एक हमने कोई भी एक टॉपिक ले लिया, एग्रीकल्चर सब्सिडी है, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सब्सिडी पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। अब क्या पूछ सकते हैं कि कृषि सहायकी की क्या आवश्यकता है, तो उस पर पूछ सकते हैं, ठीक है, एक आवश्यकता पूछ सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी सहायकी हैं मेजर, जैसे उर्वरक है, ऊर्जा सहायकी है,
या ये इसके अलावा और कौन सी सिंचाई से संबंधित सहायकी है, बीज पे है, तो कई तरह की सहायकी है, तो उनके बारे में ब्रीफ आइडिया रहना चाहिए। तीसरा, इसके अलावा और क्या पूछ सकते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। एग्रीकल्चर सब्सिडी की बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो समस्याएं पूछ सकते हैं। एक पूछ सकते हैं सरकार ने क्या उपाय लिए हैं या क्या सुझाव दिए, अब सब्सिडी को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए, क्या सुझाव हो सकते हैं। और ये पूछ सकते हैं सरकार ने क्या उपाय लिए हैं, जैसे डीबीटी है, जैसे नीम कोटिंग बताया, और कई सुधार लिए हैं सब्सिडी में अलग अलग क्षेत्रों की। तो इसमें भी हमने 5 डायमेंशन निकाले, तो चांसेस ये, अब 1-2 और भी सोच सकते हो आप। अब आपको हर टॉपिक के डायमेंशन सोचने क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, और हर डायमेंशन पे कितने शब्द होने चाहिए आपके पास। हर डायमेंशन पे आपके पास इतना शब्द हो कि आधे से 1 पेज लिख लो, बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 2 या 3 चीजें पूछेंगे और 2 पेज होंगे आपके पास लिखने के लिए। तो उसमें मतलब एक क्वेश्चन में अगर 2 भी पूछे हैं तो बहुत से बहुत एक पहलू पे आपको 1 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। और उसमें 1 पेज लिखने के लिए आपके पास 4-5 पॉइंट या 5-6 पॉइंट अगर हैं कि ये चीजें हैं, उसे आप लिखोगे तो 1 पेज भर जाएगा। तो मतलब जितना नीड है उसके हिसाब से करना है, मतलब ये नहीं कि पढ़ रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोचना बहुत जरूरी है, इंटरकनेक्ट करना बहुत जरूरी है कि ये टॉपिक है उस पर क्या बन सकता है। अब जैसे एक टॉपिक हमने देखा, इसके 5-6 पहलू आ गए, अब हर पहलू को पढ़ो, समझो और 4-5 पॉइंट लिख लो बस, मतलब 5-6 पॉइंट, ताकि 1 पेज एट द मोस्ट भर लो, बस इतना होना चाहिए। इसके अलावा मतलब अब क्या करो, 20 जैसे मान लो टॉपिक है, तो इन 20 पे आप ये इस तरह से कर लो। तो आपने ये टॉपिक कर लिया, आप देखो सारे क्वेश्चंस आपको मेंस के मिल जाएंगे, सारे बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे। तो रेलिवेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेंस का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि सीधे सीधे टॉपिक जो भी है पूरे सिलेबस का टॉपिक आपको आना चाहिए। मतलब उस पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, 3-4-5 पहलू जो भी है, हर पहलू पे मतलब पॉइंट आपको बनाने हैं। तो मेंस का तो रेलिवेंस बहुत ही ईजी है। अच्छा, प्रीलिम्स में क्या एडिशनल है जो मेंस में नहीं है, कौन से कोई बता सकते हो, कौन से टॉपिक और इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कम इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो को बताइए, जो टॉपिक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मुद्रा बैंकिंग से रिलेटेड है, तो मुद्रा बैंकिंग वाला जो, उसमें क्योंकि डायरेक्टली लिखा नहीं है मेंस में, तो मेंस में क्वेश्चन आए तो है वैसे 1-2, लेकिन चांस मतलब जैसे सेबी और IRDA के विलय पे आया था, तो लेकिन मतलब और भी 1-2 क्वेश्चन आए समावेशी विकास से संबंधित आए, जैसे SHG बैंक लिंकेज योजना पे आए हैं। तो उसमें आपको मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बेसिक, जैसे मौद्रिक नीति से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, वित्तीय बाजार से संबंधित, एक तो ये मतलब है। जैसे बैंकिंग से बहुत क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, जैसे कौन कौन से आए अभी इस बार, कौन से आए बैंक से संबंधित जो है, बैंक के संबंधित कैपिटल एडुकेसी रेशियो, मतलब पूंजी पर्याप्तता अनुपात पे आया है। अच्छा, इससे पहले ये बेसल के अंदर है, बेसल नियम जो है, बेसल 1, तो बेसल 2 पे 2 बार पहले पूछ चुके हैं, मतलब किस चीज से संबंधित है। तो एक बार क्वेश्चन आया था बेसल पे कि बेसल किससे संबंधित है, तो पूछा था कि ये पूंजी पर्याप्तता से संबंधित है। और एक बार बहुत ही आसान पूछा था कि बेसल 2 किससे संबंधित है, तो बैंकिंग क्षेत्र आंसर था, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। इस बार पूछा कि ये पूंजी, बेसल का मेन क्या है, पूंजी पर्याप्तता, तो इसे किससे मापते हैं, कैपिटल एडुकेसी रेशियो, मतलब पूंजी पर्याप्तता अनुपात। तो CAR पूछा है क्या है, 2 पॉइंट दिए कि ये मतलब बैंकों की स्वामित्व पूंजी है जो उन्हें रखनी होगी अपनी हानि सहन करने के लिए, तो ये सही है। और उसमें ये एक गलत ऑप्शन दे दिया कि बैंक निर्धारित करेगा, ये तो बैंक नहीं, RBI निर्धारित करेगा कि बैंक को कितना पूंजी रखनी है। तो इस तरह से बैंकिंग से ये है। इसके अलावा जैसे पेमेंट बैंक पे पूछा था, स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अभी खोले हैं पिछले 2 वर्षों में, तो उस पे क्वेश्चन पूछा है बैंक। तो बैंकिंग से काफी क्वेश्चंस आए हैं जो कि इससे रिलेटेड, मतलब जो मेंस में चांस उसका कम है। इसके अलावा प्रीलिम्स में थोड़ा टेक्निकल टॉपिक पे भी पूछ सकते हैं, जैसे कि जो बाह्य क्षेत्र है, जैसे भुगतान संतुलन है, व्यापार घाटा है, चालू खाते का घाटा है, या परिवर्तनीयता है, FDI है, तो इससे भी प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। हालांकि FDI इन उद्योग से संबंधित है, तो मेंस में भी क्वेश्चंस पे FDI पे आए हैं। तो प्रीलिम्स में बस ये टॉपिक को और ऐड करना पड़ेगा आपको। तो ये ब्रॉड हमने बात करी कि रेलिवेंस है, कि प्रीलिम्स में कौन सा रेलिवेंट है और मेंस में कौन सा रेलिवेंट है। अब जैसे पेपर हम ब्रीफ में, देखिए सिलेबस में आपको ब्रीफ में दिखा देता हूं कि सिलेबस में आपने देखा ही होगा, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सिलेबस आपको जो है याद होना चाहिए पूरा ही, बल्कि मेंस का जो पूरा सिलेबस है वो, अच्छा देखिए इसमें GS3 में, तो इकोनॉमिक्स वैसे GS3 में है, लेकिन 1-2 टॉपिक GS2 में भी हैं। मतलब एक तो ये
इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ये इसमें बेरोजगारी, समावेशी विकास और आर्थिक नियोजन संबंधित एक ये सामाजिक टॉपिक हो गया। एक मतलब ब्रॉड सेक्शन में समझ बना लो आप उसे, और क्वेश्चन को भी उसी हिसाब से एनालाइज करो। एक हो गया गवर्नमेंट बजटिंग, मतलब सरकारी बजटिंग और इवन करारोपण। उसके बाद फिर ये सारे कृषि के शुरू गए, क्रॉपिंग पैटर्न। हालांकि क्रॉपिंग पैटर्न वैसे ज्योग्राफी में सामान्यतः पढ़ाया जाता है। और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, इरिगेशन, मैंने मतलब सिंचाई, ये भी वैसे ज्योग्राफी का मेन टॉपिक है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, मार्केटिंग, मतलब जो कृषि विपणन से संबंधित, ये इकोनॉमी में मेनली हम देखते हैं। बाकी सारे टॉपिक मतलब ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स के, ई टेक्नोलॉजी कैसे सहायता करती है किसानों की, ये सारे मतलब कृषि से संबंधित इशू आ गए। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्सिडीज एंड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। तो ये सारे कृषि के संबंधित हमने बात जो करी। पीडीएस भी कृषि से संबंधित है। और बफर स्टॉकिंग, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन जैसे हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, ये सारे कृषि के थे। कृषि से संबंधित है ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक है, मतलब कृषि है उद्योग लेकिन कृषि से संबंधित है। लैंड रिफॉर्म्स भी, मतलब भूमि सुधार भी कुछ हद तक कृषि से संबंधित है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें देखिए वो है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, मतलब आर्थिक सुधार से संबंधित, और औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक वृद्धि। और लास्ट इसमें दो टॉपिक हैं, जो एक तो औद्योगिक नीति वाला एक सेक्शन हो गया, और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल जैसे पीपीपी वाले। तो ये मेंस का सिलेबस है। अब ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अब आप देखिए, आपने सिलेबस देख लिया। अब मैं क्वेश्चंस आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चंस लास्ट ईयर क्या क्वेश्चंस आए। सारे इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आए हैं। जैसे देखिए ये जीएस 3 का क्वेश्चंस हैं, जीएस 3 मतलब पिछले वर्ष के मेंस के, ठीक है, 2017 मेंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन किससे पूछा है, मतलब बचत से। तो अमंग सेवरल फैक्टर्स, ये बचत पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या मतलब महत्व है बचत का, और व्हाट आर अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल। तो बचत पे क्यों पूछा है, देखिए आर्थिक वृद्धि के लिए बचत बहुत इंपॉर्टेंट है। बचत से क्या होगा, बचत स्रोत है निवेश का, तो निवेश बढ़ेगा तो नई फैक्ट्री खुलेंगी, उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। और इस पे हमारे अभी देश में क्या हुआ कि पिछले कुछ वर्षों में बचत का दर और निवेश का दर गिरता जा रहा है, और इसका निरंतर सरकार का मतलब उद्देश्य था कि इसे बढ़ाया जाए। और इवन इस बार इकोनॉमिक सर्वे में एक चैप्टर भी है बचत और निवेश पर, तो उससे रिलेटेड आया। तो इसका मतलब ये, इसका रिलेशन कहां से है, ये विकास से संबंधित है। और कुछ हद तक मतलब बचत होगा तो निवेश होगा, उससे औद्योगिक वृद्धि भी बढ़ेगी। तो क्योंकि उद्योग का टॉपिक लिखा हुआ है तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र सबसे इंपॉर्टेंट है और सरकार इसे बहुत ज्यादा महत्व दे रही है। अच्छा, क्यों इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसका मुझे कारण बता सकते हो। निरंतर कृषि पे आ रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग पे आ रहे हैं लगातार। कृषि तो में तो समस्या है और सामाजिक विकास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इकोनॉमिक्स में सारे टॉपिक वो इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका मतलब आम आदमी से फर्क पड़े, जिसका आर्थिक विकास पे प्रभाव पड़े और जिसके दीर्घकालिक जो है परिणाम हो। अब कृषि क्यों इसमें महत्व दिया गया है, क्योंकि कृषि जो है वो मतलब जो सामाजिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आधी जनसंख्या लगभग कृषि पे ही आधारित है, और इसके इसलिए जो है, और उसमें स्थिति काफी खराब है। तो हमें सामाजिक आर्थिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र का सुधार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए उस पर ज्यादा फोकस करा गया है, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल अप्लाइड है ये। अच्छा, उद्योग का बता सकते हैं क्यों मतलब ज्यादा महत्व है, और सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये क्यों चलाई हैं, उसका औचित्य बता सकते हैं। मतलब उद्योग पे क्यों इतना फोकस करा जा रहा है अभी। देखिए एक तो रोजगार जो है वो उद्योग में ज्यादा होता है, सेवा क्षेत्र में रोजगार बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि अभी हम देखेंगे सेवा क्षेत्र जो है आधे से ज्यादा उत्पादन सेवा क्षेत्र में हो रहा है। और रोजगार कितना सृजित किया है सेवा क्षेत्र ने, करीब समझ लीजिए चौथाई करीब लोग जॉब कर रहे हैं, मतलब 27% लोग सेवा क्षेत्र में है। तो ये जो है उद्योग क्षेत्र का महत्व क्या है कि रोजगार सृजन करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण क्या है कि हमारा जो व्यापार घाटा है, क्यों घाटा है, वो कारण है या चालू खाते घाटा, कि उद्योग जो है मतलब सेवा में तो हमारे पास अधिक है, सेवा के निर्यात में, हमारा जो वस्तुओं के निर्यात में हमारा घाटा है। तो इसका मतलब हमारे उद्योग में कुछ मतलब कार्यकुशलता में कमी है, प्रतिस्पर्धा में कमी है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये है कि सेवा क्षेत्र, यदि उद्योग नहीं बढ़ पाएगा तो सेवा क्षेत्र आगे बढ़ पाएगा क्या,
नहीं बढ़ पाएगा और आर्थिक वृद्धि रुक जाएगी। तो पूरी आर्थिक वृद्धि को मतलब स्थिर करने के लिए सेवा क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पे क्वेश्चन आए। और अच्छा, उद्योग पे डायरेक्ट लिखा हुआ है सिलेबस में, तो उद्योग पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं कि मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या समस्या है, लेबर इंटेंसिव, विशेषकर लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और एक्सपोर्ट पे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, ये पूछा है बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे से। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इकोनॉमिक सर्वे में पिछले वर्ष एक चैप्टर था क्लोथ्स एंड शूज। तो क्लोथ्स एंड शूज का मतलब क्यों मतलब ये करा क्लोथ्स एंड शूज, मतलब क्लोथ्स का मतलब है कि जो ये जो क्लोथिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर मतलब और रेडीमेड गारमेंट, ये बहुत लेबर इंटेंसिव है, एक बात। दूसरी बात, इसमें एक्सपोर्ट का पोटेंशियल बहुत है। और तीसरी बात, इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उस पर क्वेश्चन आया। तो ये डायरेक्ट वहां से उन्होंने पूछा है क्योंकि उद्योग से भी रिलेटेड है और जो मतलब ये इकोनॉमिक सर्वे में इस बात पे उस पे वो था। उसके बाद हर बार एक क्वेश्चन आधारभूत ढांचे से आ ही रहा है। अब आधारभूत ढांचे में 5 चीजें लिखी हुई हैं बस, जैसे ऊर्जा है उसमें, और रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, एयरपोर्ट है। तो ये 5 मतलब चीजें, तो उसमें क्या समस्या है, क्या नीति है। तो हर बार एक क्वेश्चन आ ही रहा है और पीपीपी से। उसमें एयरपोर्ट में समस्या क्या है पीपीपी में, और ये क्या मतलब वही चैलेंजेस के लिए क्या है। उसके बाद ये कृषि से देखिए आप कि कितनी तरह के जो क्रांतियां हैं, मतलब हरित क्रांतियां कितने प्रकार की हैं जो आजादी के बाद हुई हैं, और ये निर्धनता उन्मूलन में और खाद्य सुरक्षा स्थापित करने में कैसे सहायक होंगे। उसके बाद रीजंस फॉर पुअर एक्सेप्टेंस ऑफ कॉस्ट इफेक्ट स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब लघु उद्योग से संबंधित क्या समस्याएं हैं। तो ये भी उद्योग से ही हो गया क्योंकि डायरेक्ट मेंशन ये सिलेबस में है। अच्छा, 5 क्वेश्चन यहाँ पूछे उन्होंने और 5 10 नंबर के और 5 15 नंबर के पूछे हैं। वैसे पहले बराबर की पूछते थे, 12.5 के। इन्होंने क्या किया, 5 10 नंबर के। अब 11वें से शुरू होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 11वें से शुरू होगा। जैसे इसमें बजट से पूछ लिया डायरेक्ट कि ट्रांसफॉर्म एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, तो बजट का थीम था, इसका मतलब अर्थ क्या है, तो डायरेक्ट करंट बजट से क्वेश्चन। अच्छा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से भी क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब इकोनॉमिक सर्वे से काफी आते हैं, मतलब कम से कम 2 क्वेश्चन तो एवरेज या 3 तक इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब क्यों पीछे रह रही है, इसके क्या कारण है, मतलब उद्योग इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस है तो कम क्यों रह रही है। इससे पहले एक बार पूछा था कि देशों में क्या होता है, कृषि से उद्योग पे जाता है, शेयर बढ़ता है, फिर उद्योग से के बाद सेवा क्षेत्र का बढ़ता है। और भारत में क्या हो रहा है, कृषि का कम हो रहा है जीडीपी में योगदान, और सेवा क्षेत्र का बढ़ता जा रहा है, उद्योग का नहीं बढ़ रहा। कारण क्या है कि उद्योग की वृद्धि थोड़ी सी कम है सेवा क्षेत्र से, तो और कृषि की बहुत कम है, तो कृषि से तो कम हो गई, और सेवा क्षेत्र की बहुत ज्यादा है तो सेवा का बढ़ रहा है। अच्छा, उद्योग की वृद्धि बहुत कम नहीं है, लेकिन जीडीपी वृद्धि की लगभग आसपास ही है, तो उसका शेयर इतना ही बना हुआ है, बढ़ नहीं पा रहा, तो ये समस्या है। तो इससे पूछा। उसके बाद 13वां जो है ये समावेशी विकास, बिल्कुल सीधा पूछा है, और भारत में किस हद तक समावेशी विकास हुआ है और कैसे समावेशी विकास को प्रोत्साहित कर सकते हैं। ये देखिए डायरेक्टली मेंस में सिलेबस में क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा, फिर रीजंस फॉर डिक्लाइनिंग राइस एंड व्हीट यील्ड इन क्रॉपिंग पैटर्न, तो क्यों उत्पादकता कम होती जा रही है। जैसे पंजाब हरियाणा में ज्यादा क्या कर रहे हैं, मतलब फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, सिंचाई से नमक पानी में मिलता जा रहा है, तो उसकी वजह से क्रॉपिंग पैटर्न रेस्ट्रिक्ट हो गया, जो ज्यादा ये सब्सिडी के एक तरह से समझ लीजिए दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उसमें पूछा है। ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की महत्व को पूछा है यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें लास्ट क्वेश्चन पूछा है, सब्सिडीज कैसे क्रॉपिंग पैटर्न को अफेक्ट करती हैं। हालांकि इंटर रिलेटेड ये कुछ हद तक, मतलब क्रॉप डाइवर्सिटी को कैसे कम करती हैं, क्योंकि सब्सिडी ज्यादा दे रही है सरकार गेहूं और उस पर विशेषकर चावल पे, तो उससे किसान ज्यादा बो रहे हैं, तो उससे क्या है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कम हो गया है। तो एमएसपी का क्या रोल है इसमें। अच्छा, ज्यादा एमएसपी करने से किसी 1-2 वस्तु का क्या होगा कि उसी को ज्यादा बोएंगे बाकी को कम बोएंगे, ये समस्या इसमें आई है। तो मतलब क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेट करके पूछा है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से, तो ये सॉरी हाँ, फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल, मतलब अच्छा ये जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ये कृषि से बहुत संबंधित है, क्योंकि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की आगत क्या होगी, कृषि का जो उत्पाद होगा वो आगत होगी। तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कृषि विपणन का सुधार है, ये कृषि विपणन का सुधार होगा। तो ये मैंने एक ब्रॉड आपको बस एक एनालिसिस बताई है कि क्वेश्चंस की, कि जो मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं वो सीधा सिलेबस से ही आए हैं। तो मेंस में बिल्कुल सिलेबस पे आप कवर पे फोकस कर सकते हैं। अब पुस्तक क्या पढ़नी है आपको, सोर्स क्या रखने हैं। देखिए सोर्स जो है वो इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी देखिए ये एक समस्या है
कि बहुत अच्छी कोई एक बुक नहीं है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब अब ये प्रैक्टिकल इशू है। तो वैसे तो आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, तो बिल्कुल सिंपल है और आसान है, समझ में भी आ जाएगी आपको इजीली। तो एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़ सकते हैं, और दूसरा 12वीं कक्षा में दो हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और सामिष्टि अर्थशास्त्र। तो कौन सी रेलिवेंट है? सामिष्टि, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो सामिष्टि अर्थशास्त्र का बेसिक कॉन्सेप्ट उससे देख सकते हैं आप। लेकिन उसमें एक चीज है कि सामिष्टि अर्थशास्त्र में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की परिप्रेक्ष्य में नहीं दे रखा है। जैसे मान लिए इसमें गवर्नमेंट बजटिंग है, अब उसमें दे रखा है सरकारी बजट क्या है, बजट की क्या संरचना है, प्राप्तियां कितने प्रकार की होती हैं, राजस्व, पूंजीगत और व्यय कितने प्रकार के होते हैं, और बजट घाटे कितने प्रकार के होते हैं, ये दे रखा है, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा। परंतु उसका एनालिसिस नहीं दे रखा, मतलब विश्लेषण के घाटे का, किस घाटे का क्या अर्थ है, भारत में क्या ट्रेंड रहा है, और घाटे क्यों बढ़े पहले, और सरकार ने क्या उपाय लिए घाटा कम करने के लिए, मतलब राजकोषीय सुधार, जैसे एफआरबीएम। अभी प्रीलिम्स में लास्ट ईयर एफआरबीएम रिव्यू कमेटी पे भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसमें प्रैक्टिकल। अच्छा, इसके अलावा सिर्फ राज्य सरकार का ही नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संसाधनों का वितरण है, वित्त आयोग है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, या और जैसे विशेष श्रेणी के राज्य हैं, तो उस पर भी आपको थोड़ा सा मैक्रो पढ़ तो सकते हैं, सही है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बुक्स में आप 11th क्लास की तो आप पढ़ ही लेना, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। और 12th में सामिष्टि आप देख सकते हो, लेकिन सामिष्टि जो है वो बस ब्रीफ आइडिया दे सकते हो बेसिक के बारे में, लेकिन एनसीईआरटी से सिलेबस आपका ज्यादा कवर नहीं होता, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे और सब्जेक्ट में काफी कवर हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में कम हो पा रहा है। अब इसके अलावा मेरा सजेशन तो ये है वैसे कि मतलब बुक्स बहुत अच्छी नहीं है, तो आप कोचिंग के नोट्स ज्यादा बल्कि बेटर हैं। तो वैसे तो जो मैं पढ़ाता हूँ, मतलब पिछले 15 वर्षों में जो मैंने क्लास में पढ़ा है, हालांकि मैं ज्यादा टाइम लेता हूँ, काफी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 गुना टाइम लेता हूँ औरों से, तो लेकिन जो भी क्वेश्चंस हैं, मतलब 80% क्वेश्चन, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, डायरेक्टली नोट से मिल रहे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन रेयरली बचते हैं, मतलब कभी कभी कम मिल जाते हैं। जैसे इस बार का अगर मैं बताऊं तो मेंस के तो सारे ही मिल गए थे, मतलब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। और प्रीलिम्स में जो हुआ, लेकिन प्रीलिम्स का क्वेश्चन बड़े रैंडम आ गए, बहुत ही ज्यादा, कुछ डीप में जाके पूछ लिया, कुछ डिस्क्रीट पूछ लिया, तो फिर भी कम 50% से ज्यादा तो मिले हैं, करीब 11-12 क्वेश्चन सीधे सीधे मिले हैं, 10 तो सीधे मिले। लेकिन मतलब तो नोट ज्यादा अच्छा है, मतलब बेटर होता है। क्लास नोट्स भी देख सकते हो और स्टडी मटेरियल भी देख सकते हो, वैसे क्लास नोट ज्यादा रेलिवेंट होता है, तो और है भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हमारा, तो क्योंकि समय बहुत ज्यादा दिया है हमने। तो क्लास नोट्स या किसी भी, अगर आपको लगता है कोई अच्छा कोई है तो वो भी देख सकते हो आप। तो इसमें बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास नोट्स है। अब बुक्स जो है, जैसे लाल एंड लाल एक है अच्छी बुक, लेकिन उसमें फालतू बहुत दे रखा है, एक्स्ट्रा बहुत है, थोड़ा सा मुश्किल भी है समझना, तो देखना, अगर पढ़ चुके हो तो देख सकते हो, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अच्छा, रमेश सिंह बहुत फेमस है, लेकिन रमेश सिंह में बहुत मिस्टेक है, मतलब एक तो मोटी बहुत है और बहुत, मतलब मिस्टेक्स बहुत है, मतलब कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, मतलब 5-7 तो मुझे स्टूडेंट ने बताई हैं कि ये इसमें मिस्टेक्स हैं। तो फोकस, मतलब एनसीईआरटी और क्लास नोट ज्यादा अच्छा है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इकोनॉमिक सर्वे में 2 वॉल्यूम आते हैं, अब उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है बताइए, पहला या दूसरा? उसमें पहला वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले वॉल्यूम में क्या होता है, पॉलिसी और एनालिसिस और गवर्नमेंट की अप्रोच ये होती है, और जो दूसरा होता है उसमें मेनली डेटा वेटा होता है, आंकड़े। तो पहला तो पूरा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको इकोनॉमिक सर्वे मत पढ़ो आप, क्योंकि इतना लंबा होता है और बहुत टेक्निकल है, समझ में भी कम आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे से अच्छा है आप समरी पढ़ लो, मतलब नेट पे समरी अवेलेबल है, आप बस डालो समरी ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, कई समरी अवेलेबल है। तो वो समरी क्या होगी कि टू द पॉइंट आपको मिल जाएगा और आसान भाषा में होगा, समझ में, और एग्जाम में उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी चैप्टर में अगर आपने समरी पढ़ ली है, कोई भी क्वेश्चन है तो किसी भी, अगर आपने समरी देख ली है तो उससे हो जाएगा। एक तो उसमें टाइम भी बच जाएगा और समझ में भी आएगा और रेलिवेंट भी है समरी। तो समरी आप पढ़ के और मतलब नोट्स बना लो अपने। अच्छा, ये तो हो गया वॉल्यूम 1, तो पूरा ही पढ़ लो समरी उसकी। तो समरी ऐसी 25-30 पेज में नॉर्मली होती है, जैसे एक इकोनॉमिक सर्वे 25-30-35 पेज में समरी मिल जाएगी आपको, तो वो पढ़ लो। और जो एक वॉल्यूम 2 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम 2 में देखिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंकड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें। एक तो हमेशा लास्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है, वॉल्यूम 2 का लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर किससे संबंधित होता है? लास्ट चैप्टर होता है
मानव विकास से संबंधित, कि मानव विकास का मतलब जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या जो और मतलब जो है, मतलब जो महिला सशक्तिकरण उससे संबंधित इशू होते हैं, रोजगार, बेरोजगारी। तो ये लास्ट चैप्टर वॉल्यूम 2 का इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वॉल्यूम 2 में एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, जो उसमें एक आधारभूत ढांचा और उद्योग पे एक चैप्टर है, वो वाला देख सकते हो आप। तो औद्योगिक नीति में क्या परिवर्तन आ रहा है वो, और आधारभूत ढांचा। इसके अलावा एक चीज और देख सकते हो, वो भी बहुत ब्रीफ में, जैसे WTO से व्यापार से संबंधित होता है, जैसे WTO से कुछ आया, जैसे इस बार इकोनॉमिक सर्वे में जैसे ये ब्यूनस एयर्स का जो 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था अर्जेंटीना में, तो उसके बारे में था। इसके अलावा जो भी हमारी वर्तमान व्यापार नीति है, कौन सी है, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20, उसमें उसका सप्लीमेंट आया था, मिड टर्म रिव्यू हुआ था, तो उसके बारे में है। तो वो चीजें देख सकते हो बस। तो मतलब सेलेक्टेड आप देख सकते हो, मतलब व्यापार से संबंधित, विश्व व्यापार से, व्यापार नीति से संबंधित, बस। तो मोटे मोटे बस 3 टॉपिक ही उसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी तो खैर जैसे क्या होता है, बजट से संबंधित होता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बजट से पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, तो पुराने बजट का लिखा होता है उसमें, तो वो आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उसमें बैंकिंग का, वित्तीय का बहुत टेक्निकल दे रखा होता है, वो जरूरत नहीं है उसमें। तो मतलब जो टेक्निकल RBI ने ये नीति करी, सेबी ने ये करा, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मतलब मेन, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि वॉल्यूम 1 तो पूरा ही आप समरी पढ़ लेना, मतलब इकोनॉमिक सर्वे की जरूरत नहीं है। और वॉल्यूम 2 में लास्ट चैप्टर पूरा देख लो सही से, और दूसरा जो है एक चैप्टर में जो उद्योग और आधारभूत ढांचे से संबंधित होता है वो देख सकते हो, और विदेश व्यापार से संबंधित देख सकते हो बस। और बाकी जैसे भुगतान संतुलन की बहुत सारे आंकड़े वाकड़े होते हैं, वो सब देखने की जरूरत नहीं है, मतलब मेन नीति देख लेनी चाहिए। तो ये इकोनॉमिक सर्वे में। अच्छा, अब इसमें न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर में जो पढ़ना है वो देखिए, एक तो कोई बिजनेस न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, वही बस आप उसमें जो बिजनेस पेज आता है उसे बस देखना है सिर्फ, और कुछ नहीं। एक न्यूज़पेपर का कोई भी बिजनेस पेज आप देख लो, और उसमें भी आपको जो न्यूज़ है बहुत ही सिलेक्टेड देखनी होती है। अगर हम बात करें एवरेज डेली, तो एक दिन के न्यूज़पेपर में बहुत से बहुत 1-2 या कभी 3 न्यूज़ रेलिवेंट होती है, बाकी ज्यादा रेलिवेंट होती नहीं है। तो मतलब अब कौन सी रेलिवेंट है वो कब पता चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस रटा होना चाहिए आपको। तभी मैंने बताया कि सिलेबस से पता चलेगा, क्वेश्चंस बीच बीच में देखते रहो, उससे पता चलेगा रेलिवेंट का। और मोटा मोटा ही समझ लो कि जो भी रेलिवेंट क्या है, जिसका दीर्घकालिक कोई भी परिणाम है, या कोई सरकारी कोई नीति है, या जनता पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, सामाजिक प्रभाव है, वो आर्थिक न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है? जैसे कि मान ली कंपनी की इसका लाभ इतना हो गया, ये हो गया, तो कंपनी स्पेसिफिक न्यूज कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। या बहुत सारी चीजें ऐसी डेली ऊपर नीचे होती हैं। अब सेंसेक्स बढ़ गया, घट गया, डेली घटता बढ़ता है, या इवन रुपए का भी ऊपर नीचे मूल्य ह्रास, मूल्य वृद्धि होती रहती है। लेकिन जैसे आजकल थोड़ी ज्यादा हो रही है, तो अब उसमें अगर कोई उससे क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है उसके, या क्या सरकार ने लिए, तो वो कॉन्सेप्ट बेस देख सकते हैं। डेली का उतार चढ़ाव वाली चीजें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यूज़पेपर में बहुत सेलेक्टिव रहना है। मतलब नॉर्मली मैक्सिमम समझ लो एवरेज 2 आर्टिकल एवरेज रहते हैं। कभी हो सकता है एक हो या एक भी ना हो, कभी 3-4 भी हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 या 3 आर्टिकल जो होते हैं वो काम के होते हैं, और वो रेलिवेंस उससे पता चलेगा। अच्छा, ये हो गया हमारा न्यूज़पेपर मैगजीन के रेलिवेंस है। उसके बाद तीसरी चीज ये है कि अब आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, पहले मेन क्या है कि पढ़ने का मतलब है सिर्फ याद करना। समझ रहे हैं? आप जब भी पढ़ने बैठो तो सिर्फ याद करने के लिए पढ़ो। मतलब याद करने का मतलब क्या है? समझना, और कुछ भी नहीं है इसके आगे। मतलब समझ में कोई भी चीज आ गई, याद हो गई, और आगे कुछ नहीं है। जैसे अब कोई भी चीज है, आप जैसे मुझसे कोई कॉन्सेप्ट पूछो, आप कोई भी टॉपिक आप इकोनॉमिक्स में जो आपको कुछ मुश्किल लगा हो, समझ में ना आया, कोई भी टॉपिक आप कुछ भी पूछो, मैं समझाता हूँ। कोई याद करने का मतलब क्या है? कोई अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है डिवैल्यूएशन, मतलब डिवैल्यूएशन। ठीक है, तो डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब मतलब मान को घटाना अपनी मुद्रा के किसी दूसरी मुद्रा के संदर्भ में, कि यदि हम अपने मुद्रा के मान को दूसरी मुद्रा के संदर्भ में स्वयं घटा लें, केंद्रीय बैंक स्वयं घटा ले। जैसे हमारे यहाँ भारत में लास्ट टाइम अवमूल्यन कब किया गया? 91 में किया गया। तो 1991 में देखिए, पहले $1 का मान था 18 रुपए। अच्छा, पहले RBI निर्धारित करता था। तो पहले हमारे यहाँ स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी, मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो RBI निर्धारित करता था, तो $1 में 18 रुपए आते थे। तो RBI ने क्या किया, $1 को कर दिया 24 रुपए का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रुपए का मान बढ़ गया या घट गया?
घट गया। देखिए जो मान नजर आ रहा है वो किसका है, वो डॉलर का मान है। $1 में 18 रुपए आ रहे हैं। अब $1 में ज्यादा रुपए आएंगे, और ₹1 में कितना डॉलर आएगा 1/18 पार्ट, 1/18 भाग, और अब आएगा 1/24 भाग। तो कौन सा बड़ा, 1/18 या 1/24 डॉलर? 1/18। तो इसका मतलब आरबीआई ने स्वयं अपने रुपए का मान गिरा दिया डॉलर के संदर्भ में। इसे कहते हैं डिवैल्यूएशन। अच्छा, और इसका उल्टे को क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन, मतलब अधिमूल्यन। मतलब एक तो अवमूल्यन हो गया डिवैल्यूएशन, और इसका उल्टा कि अगर आरबीआई इसे बढ़ा देता, मान लो 18 की जगह इसे 12 कर देता है, 15 कर देता, तो क्या होता? वो होता रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब इसका बिल्कुल इससे मिलता जुलता कौन सा टर्म है? डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि यदि करेंसी जो है उसका मान गिर जाए, जैसे अभी कुछ महीने पहले $1 कितने का था? लगभग करीब 67 के आसपास था, मतलब कुछ महीने पहले ही, और अब कितने का हो गया? 70 का हो गया। तो इसमें भी मान गिरा। तो आप मुझे अंतर बता सकते हो, जो डिवैल्यूएशन है और डेप्रिसिएशन, इसमें क्या अंतर है? मान यहां पे भी गिरा है और यहां पे भी गिरा है। हाँ, ये बाजार आधारित अर्थव्यवस्था नहीं है, बाजार आधारित विनिमय दर प्रणाली में। तो अभी हमारे यहाँ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, जो बाजार मांग पूर्ति पे बेस होता है, जो लेन देन हो रहा है उस पर अपने आप होता है। अब आरबीआई निर्धारित करता है विनिमय दर? नहीं, आरबीआई नहीं करता। आरबीआई प्रभावित कर सकता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये होता है बाजार वाले विनिमय दर में, बाजार विनिमय दर में। और इसमें होता है जब स्थिर विनिमय दर, जिसमें केंद्रीय बैंक निर्धारित करता है। तो अब एक अर्थव्यवस्था में एक ही तो सिस्टम होगा, या तो केंद्रीय बैंक करेगा या नहीं करेगा, मतलब बाजार पे छोड़ देगा। तो पहले 91 में जो हुआ, वो उस समय हमारे यहाँ कौन सा था? स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी कि आरबीआई निर्धारित करता था। और अब आरबीआई ने क्या करा? बाजार पर छोड़ दिया। तो बाजार पर छोड़ दिया मतलब ये ऊपर नीचे डेली होता रहता है। तो यदि इसमें मान गिरेगा तो इसे बोलेंगे डेप्रिसिएशन, मतलब मूल्य ह्रास। और यदि केंद्रीय बैंक स्वयं करेगा, लेकिन ये कौन सी में होगा? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में होगा। ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होगा ये, और ये होगा मार्केट एक्सचेंज रेट सिस्टम, मतलब या इसे बोलते हैं फ्लोटिंग, मतलब होता बाजार के ऊपर है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो ये इसमें अंतर है। तो अच्छा, इसका अच्छा क्यों करता है आरबीआई? इससे फायदा क्या होता है? इससे क्या लाभ होता है? इसे आरबीआई ने क्यों किया? विदेशी है। अब $1 में पहले 18 मिलते थे, अब उसे 24 रुपए मिल रहे हैं। तो भारत से ज्यादा सामान खरीदेगा या कम खरीदेगा? ज्यादा सामान। इसका मतलब हमारा सामान उसके लिए महंगा हो गया, सस्ता हो गया? सस्ता हो गया। तो हमारा निर्यात बढ़ जाएगा, घूमने भी ज्यादा आएगा। यहाँ पे $1 में ज्यादा, पहले $1000 देता तो 18,000 मिलते, अब 24,000 मिल रहे हैं। तो वो मतलब घूमने भी ज्यादा आएंगे, मतलब पैसे का आगमन बढ़ जाता है। और इससे जो है जब आयात बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा और आयात महंगा हो जाएगा हमारे लिए, तो आयात कम होगा, तो व्यापार घाटा, चालू खाते घाटा ये कम होगा। तो ये लाभ होता है, इसलिए करा जाता है। तो अब देखिए इसमें मैंने क्या कुल मिला के बताया कि याद करने का अर्थ क्या है। याद करने का मतलब क्या है? समझना। ठीक है, अब आप ये बात समझ गए कि अब ये जो आपने पूछा अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन होता है। इसमें केंद्रीय बैंक यदि अपनी मुद्रा का मूल्य स्वयं घटा दे तो उसे क्या कहेंगे? अवमूल्यन। समझ में आ गया? याद हो गया बस? और क्या है? यदि केंद्रीय बैंक ने अपनी मुद्रा का मान, अब आपको जब पढ़ो तो उसके बाद सोचो क्या है इसका मतलब, सोचो क्यों है। तो यदि खुद घटा दे तो उसे अवमूल्यन, और बढ़ा देगा तो अधिमूल्यन कहेंगे। और यदि बाजार से मतलब केंद्रीय बैंक फिक्स नहीं कर रहा है, बाजार पे छोड़ रखा है, मतलब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, तो फिर अपने आप होगा। अगर गिरेगा तो डेप्रिसिएशन और बढ़ेगा तो एप्रिसिएशन। अभी जैसे क्या हुआ रुपए का, अभी हम क्या बोलेंगे? पिछले कुछ महीनों में रुपए का मूल्य ह्रास हुआ या अवमूल्यन हुआ? मूल्य ह्रास हुआ। क्यों? क्योंकि अब अवमूल्यन हो सकता है भारत में इस समय नहीं। अब तो जब आरबीआई निर्धारित ही नहीं कर रहा तो आरबीआई कम कैसे करेगा? तो ये जो है मूल्य ह्रास हुआ रुपए का। तो समझ में आ गया ये आपको? बस याद हो गया। अब समझना और याद करना कोई अलग चीज नहीं है। मतलब अब क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, पढ़ा 3 घंटे 4 घंटे और पता याद क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस पढ़ लिया। तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए, पढ़ने का मतलब है याद होना चाहिए। याद जब आप उठो पढ़ने से टेबल से तो ये सोचो कि मैंने क्या पढ़ा, क्या याद हुआ। और जो भी एक टॉपिक पढ़ लिया उसे सोचो क्यों है। अच्छा, सोचना जरूरी है। जब तक लॉजिक नहीं बनाओगे तब तक वो रिटेन नहीं कर सकते आप। तो हमेशा पहली चीज तो ये है कि पढ़ने में कमिटमेंट रखना बहुत जरूरी है कि जो भी पढ़ो वो याद होना चाहिए।
और कोई भी डाउट? अच्छा, अब आप प्रैक्टिकल आप बताओ मुझे, कोई भी, बस 5 मिनट और मैं आपको लूंगा, कि आपको क्या प्रॉब्लम आई प्रैक्टिकली इकोनॉमिक्स पढ़ने में या इकोनॉमिक्स से संबंधित, तो प्रैक्टिकल क्या समस्या है, क्योंकि मेन ये है कि आपको समाधान ढूंढना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आई पढ़ने में या समझने में? डे बाय डे अपडेट होता है, तो अपडेट के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो भी करंट चेंज हो रहा है। तो अपडेशन तो देखो, न्यूज़पेपर करंट से लिंक तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं। जो मेंस के सिलेबस में मैंने बताया कि आपको क्यों सिलेबस याद होना चाहिए, क्योंकि उस टॉपिक पे करंट क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। तो ये जो टॉपिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये उससे करंट से लिंक करके आ रहे हैं, तो वो तो आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा, अपडेट हो जाएगा। अच्छा, एक बार बेस अगर क्लियर है तो अपडेट करने में टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, स्पीड बहुत तेज होगी, एकदम समझ में आ जाएगा। और यदि बेस नहीं है तो आपको याद करना, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें 99% आर्टिकल यूपीएससी के लिए रेलिवेंट नहीं होते। ज्यादातर उसमें क्या होता है, वो बिजनेस रिलेटेड आर्टिकल होते हैं, कंपनी स्पेसिफिक आर्टिकल होते हैं, जो बिजनेस स्टैंडर्ड में या इकोनॉमिक टाइम्स में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक न्यूज़पेपर का बिजनेस पेज बहुत है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। देखो, टाइम लिमिटेड है आपके पास, अगर आप क्या करोगे, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, तो फिर बेस आप वो मिस कर जाओगे। हाँ, इंडिया बुक देखिए, क्वेश्चन तो आते हैं उससे, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इकोनॉमी सेक्शन में तो बस सिर्फ उसमें एक स्कीम गवर्नमेंट की होती है, बस वो देख सकते हो, वो तो बहुत जगह और जगहों पे भी है। तो वैसे इन जनरल तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं, तो उसका ब्रीफ मतलब बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है आपको, वो कर सकते हो। लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इंडिया बुक, वैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक सर्वे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजट में जो स्कीम है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया बुक नहीं। और कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको जो भी है, कुछ डिस्कस, कुछ भी और पूछना चाहें आप तो? हाँ, बेस बनाना है तो देखिए, वैसे मतलब एक तो एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो, आई थिंक समझ में आ ही जानी चाहिए, मतलब मोटी मोटी आ ही जाएगी। नहीं, इसमें नई पुरानी का कोई फर्क नहीं है, नई पढ़ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं कर रही है, आधा सिलेबस ही कवर हो पाएगा एनसीईआरटी से, तो इसलिए नए पुराने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, तो नई वाली पढ़ लो। अच्छा, हालांकि बहुत नए वाले में भी बहुत करंट डेटा नहीं मिलता है उसमें, तो इकोनॉमिक मतलब एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। और मतलब अगर कोचिंग कर सकते हो तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है, मतलब हमारे, मैंने बताया ना, नोट से क्वेश्चन बाहर आते ही नहीं है, मतलब कट ऑफ तो 50% के आसपास रहती है, क्वेश्चन तो मिस ही नहीं होता है। बस इस बार बड़े प्रीलिम्स में बस ये समझ लीजिए 15 वर्षों में शायद 3 या 4 वर्ष होंगे जो इतने कम क्वेश्चन मिले, मतलब 55% के आसपास मिले, मतलब 50-60 के बीच में मिले इस बार। इतना रेयर होता है कि इतने, लेकिन फिर भी कट ऑफ कितनी होगी, 50 से थोड़ी ऊपर होगी। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट को फायदा हमेशा होता है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ज्यादा आ गए और जितने मुश्किल आ गए, इतने हमारे स्टूडेंट को फायदा हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन बचते ही नहीं है। हालांकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, मतलब मैं 1.5 गुना तो टाइम लेता ही हूँ मिनिमम, और सभी जगहों से काफी हम डिटेल में लॉजिकली करते हैं, तो एक ऑप्शन तो वो है। अदरवाइज मतलब ये एक प्रॉब्लम है असल में इकोनॉमिक्स में, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता कि बुक्स बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, जो बहुत अच्छी बुक है, जैसे दत्तन सुंदरम का नाम सुना होगा आपने, मिश्रापुरी, अब इतनी इतनी मोटी बुक्स हैं, और लेकिन बुक बहुत अच्छी हैं, लेकिन लिखी यूनिवर्सिटी के लिए है वो, तो वो यूपीएससी के लिए रेलिवेंट कम है। अब उसमें ये मानते हैं वो कि आपको इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो गए तो आपको एबीसीडी आती है, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देते हैं वो, ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि वो इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती है, ज्यादातर क्वेश्चन करंट अप्लाइड पे आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी अपडेट नहीं होती, तो इसलिए बुक तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो लंबी बहुत ज्यादा है और बेस नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है। जो अच्छी बुक है उसमें ये समस्या है, यूनिवर्सिटी वाली है वो, और जो मतलब जो कंपटीशन के लिए लिखी है उसमें बहुत अच्छी तो कोई है नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने बताया, रमेश सिंह सबसे फेमस है, लेकिन बहुत मिस्टेक है उसमें, मतलब अच्छी खासी मिस्टेक्स हैं और बहुत मोटी भी है। लाल एंड लाल फिर भी ठीक है, बस कुछ चीजें एक्स्ट्रा दे रखी हैं, लेकिन वो फिर ठीक है रिलेटिवली, तो ये एक समस्या है। तो नोट्स, बल्कि आप कोचिंग नहीं भी ज्वाइन करते हो तो नोट्स लेके पढ़ लो, तो आई थिंक क्लियर हो जाएगा। हाँ, 12th में भी समष्टि पढ़नी है, वेष्टि नहीं। वेष्टि में जो है वो मतलब कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स की, वो जरूरत नहीं है, बस कुछ शब्द देख सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कोई भी डाउट? हाँ हाँ
देखिए नोट्स में तो सारे सभी होगा, क्योंकि देखिए अगर आपको देखिए 3 सोर्स होते हैं आपके स्टूडेंट के पास पढ़ने के। एक होता है कोचिंग के नोट्स, एक होता है आपके पास एनसीईआरटी, तीसरा सोर्स होता है जो स्टैंडर्ड बुक है। अगर हम प्लस माइनस की बात करें तो कोचिंग के नोट्स हमेशा ज्यादा रेलिवेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टॉपिक ऑलमोस्ट सारे कवर होंगे कोचिंग के नोट्स में, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। क्योंकि देखिए सिंपल बात है, अब जैसे कोई भी जो रिनाउंड ऑथर है जो हजारों में से कुछ चयन करे गए, उनके बराबर कैसे कोई लिखवा लेगा कोचिंग वाला, नहीं हो सकता। क्वालिटी कम होगी लेकिन रेलिवेंस ज्यादा होगा। अच्छा, जो स्टैंडर्ड बुक है वो क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है रेलिवेंट एग्जाम के लिए कम हो, अपडेटेड ना हो बिल्कुल। ये एक समस्या है। अब ये आपको देखना किस सब्जेक्ट में कोचिंग के नोट ज्यादा अच्छे हैं, किस में अच्छा एनसीईआरटी में बेसिक है तो नॉर्मली अच्छी होती है एनसीईआरटी, लेकिन ये हो सकता है कि कम हो एग्जाम के हिसाब से, कम हो या ओरिएंटेशन कम हो। इकोनॉमिक पार्ट के लिए देखिए एनसीईआरटी में कवरेज कम है, ये प्रॉब्लम है। तो कोचिंग का मटेरियल बेटर है, विजन का भी ठीक है। मतलब देखिए मैंने बताया ना, कोचिंग का मटेरियल किसी का भी जो है मतलब रेलिवेंट तो होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा मतलब कम होता है, मतलब कोई भी कोचिंग हो, ये एक प्रॉब्लम रहती है। लेकिन अगर हाँ क्लास नोट्स फिर भी बेटर रहेगा, मतलब अगर वो करोगे मतलब बुक्स से फिर भी बेटर है कोचिंग मटेरियल, क्योंकि बुक्स इकोनॉमिक्स में स्पेशली अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक्स में ये प्रॉब्लम है। और कोई भी डाउट? ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक।